1700 से 1800 के मध्य भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए कि एक तरफ मुगल काल का पतन हुआ और मुगल काल के पतन के साथ ही भारत में कमज़ोर राजनीतिक अव्यवस्थाओं का फ़ायदा उठाते हुए भारत में मुगल काल के पतन के साथ ही क्षेत्रीय राज्य सूबे स्वतंत्र हुए और क्षेत्रीय राज्य और सूबों के स्वतंत्र होने के साथ ही भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर प्रारंभ हुआ और उसी समय में यूरोपीय देशों में अंग्रेज शक्तिशाली हुए और उन्होंने अपने साथ आए अन्य यूरोपीय देशों को पराजित करते हुए भारत में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज शक्तिशाली हुए और मध्य 18वीं शताब्दी तक वे भारत में राज्यों को जीतते हुए शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित करने लगे। 18वीं शताब्दी के राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था। आज हम बात करेंगे कि 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज का क्या स्वरूप था और किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई थी। समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सम्राट का था। हिंदू समाज में जाति प्रथा का बहुत महत्व था, जिसकी वजह से सामाजिक एकता कमजोर थी। स्त्रियों का समाज एवं घर में सम्मान था, परंतु समानता की भावना नहीं थी। मालाबार एवं कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू समाज पितृ प्रधान था और दक्षिण में यही परिवार मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक स्वरूप देखने को मिलता है। हिंदू और मुसलमान स्त्रियां पर्दा करती थी। बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी, यद्यपि गोना व्यस होने पर होता था। उच्च वर्गों में दहेज प्रथा प्रचलित थी। राजवंशों, बड़े जमींदारों और धनाढ्य वर्गों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, परंतु साधारण लोग एक विवाह ही करते थे। द्विजों में विधवा विवाह प्राय नहीं होता था। पेशवाओं ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर पत्तदाम नाम का एक कर भी लगाया था। और अन्य दृष्टिकोणों से अगर देखा जाए कि बंगाल, मध्य भारत, राजस्थान आदि में उच्च हिंदू कुलों में सती प्रथा भी प्रचलित थी। समाज में दास व्रत प्रथा प्रचलित थी। हिंदू एवं मुसलमानों में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि नहीं रही, परंतु भारतीय शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति था, साक्षरता नहीं था। संस्कृत के उच्च अध्ययन केंद्रों को बंगाल, बिहार, नदिया और काशी में तोल अथवा चतुष्पाटी कहा जाता था। फ्रांसीसी पर्यटक बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। विद्या का प्रचलन प्राय उच्च वर्गों में ही था, परंतु निम्न वर्गों के बालक भी विद्या प्राप्त कर लेते थे। स्त्री शिक्षा अभिष्ट नहीं थी। सवाई जयसिंह ने जयपुर, बनारस, दिल्ली आदि नगरों में 5 वेधशालाएं बनवाई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार इकाई ग्राम थी। नगरों में हस्तशिल्प का स्तर बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय माल की संसार की सभी मंडियों में मांग थी। भारत के प्रमुख हस्तशिल्प केंद्र जो थे ढाका, अहमदाबाद तथा मुसलीपट्टनम सूती कपड़े के लिए, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर और गुजरात रेशमी माल के लिए, कश्मीर, लाहौर और आगरा ऊनी शाल और गलीचों के लिए। भारत में व्यापारी और पूंजीपतियों का विकास एवं बैंक पद्धति का विकास हो चुका था। उत्तरी भारत में जगत सेठों और दक्षिणी भारत में चेट्टियों का उदय हुआ, जिन्होंने आर्थिक व्यवस्थाओं को भारतीय समाज में संगठित और शक्तिशाली बनाया। 18वीं सदी का भारत विषमताओं का देश हो गया था। अत्यंत गरीब एवं अत्यंत समृद्ध दोनों साथ साथ पाई जाती थी। 18वीं शताब्दी में भारतीय जनता का जीवन उतना खराब नहीं था जितना 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन में खराब हुआ। भारतीय कृषि तकनीकी रूप से जड़वत थी। आयात की वस्तुएं मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे, कहवा, सोना, शहद, चीनी, कस्तूरी,
टीन, मसाले, इत्र, शराब, चीनी, कागज आदि के साथ हाथी दांत, तांबा और लोहा शीशा यूरोप से आयात किया जाता था। और निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो थी वो थी सूती वस्त्र थी, कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च, मसाले, रत्न और औषधियाँ ये निर्यात की प्रमुख वस्तु थी। 18वीं सदी में भारत का निर्यात भारत के आयात से अधिक था। विदेशी व्यापारियों को चांदी व सोने के आयात पर संतुलित किया जाता था। 18वीं सदी में देश का आंतरिक व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ। 18वीं सदी की औसत साक्षरता ब्रिटिश शासनकाल की अपेक्षा कम नहीं थी। जाति नियम अत्यंत कठोर थे। अंतर्जातीय विवाह निषेध था। 18वीं सदी में परिवार व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, परंतु केरल में मातृसत्तात्मक प्रधान था। प्रदा प्रथा केवल उत्तर भारत में प्रचलित थी, दक्षिणी भारत में नहीं। बाल विवाह पूरे देश में प्रचलित था। सती प्रथा दक्षिणी भारत में प्रचलित नहीं थी। आमेर के राजा सवाई जयसिंह और मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, परंतु वे सफल नहीं हो सके। पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने इसी काल में की थी। 18वीं सदी के हिंदू मुसलमान में मित्रतापूर्ण रहे। सामंत एवं सरदारों की लड़ाइयाँ राजनीतिक धर्म निरपेक्ष थी। भारतीय समाज के अगर हम उस दृष्टिकोण के समय की अगर हम बात करते हैं कि भारत में सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरीके से परिवर्तन हुए, तो ये मूल रूप से मोटे रूप से कहा गया था कि भारत में भारतीय समाज जो था वो किस तरीके से समय समय पर भारतीय समाज का स्वरूप बदल रहा था और बदलते हुए स्वरूप के साथ भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उन सामाजिक परिवर्तनों ने अंधकारपूर्ण सदी की जो बात इसमें कही जाती है कि जैसे संपूर्ण 18वीं सदी भारत में अंधकारपूर्ण सदी थी। भारत के जनजीवन के सभी क्षेत्रों में दुर्बलता तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से पतन इसी सदी में विशेष रही। यही कारण है कि भारत एक विदेशी शक्ति के अधीन हुआ। यद्यपि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत ही खराब रही। शासक, जमींदार, जागीरदार अथवा ठेकेदार निरंतर किसानों का शोषण करते रहे। राज परिवारों के शहजादों के उत्तराधिकार के युद्धों, महत्वाकांक्षी सरदारों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धाओं, नादिर शाह और रमेश शाह अब्दाली के आक्रमण एवं लूटपाट तथा भारत के उच्च एवं मध्यम वर्ग, धनाढ्य वर्ग की दल लोलुपता और शोषण की प्रवृत्ति ने सभी निर्धन व्यक्तियों का उत्पीड़न किया और किसानों की आवश्यकताएं बहुत ही कम थी। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने गांव या निकट के गांव में शारीरिक श्रम से उत्पादित वस्तुओं से कर लेते थे, लेकिन शासन और समाज की ओर से उनके शोषण में कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार संपूर्ण 18वीं सदी में किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी सदी में भारत में उद्योगों और व्यापार की भी कोई प्रगति नहीं हुई। राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्धों, विदेशी आक्रमणों के कारण भारत में शांति एवं व्यवस्था स्थापित नहीं रही। इन परिस्थितियों में आंतरिक एवं विदेशी व्यापार की हानि हुई, जिसका प्रभाव उद्योगों पर भी पड़ा। व्यापार की उन्नति के अभाव में अब उद्योग लाभप्रद नहीं रहे और नष्ट होने लगे। भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिससे संपूर्ण आर्थिक क्षमता को एकत्रित करके उद्योगों का विकास करना संभव नहीं हो सका। विभिन्न स्वतंत्र राज्य अपनी सीमाओं पर व्यापारिक कर लेते थे, जिससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती थी तथा वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान में बड़ी असुविधा होती थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ के संपन्न नगरों को लूटा तथा विभिन्न भारतीय शासकों के पारस्परिक युद्धों में भी संपन्न नगरों को हानि पहुंची। नादिर शाह ने दिल्ली के वैभव को नष्ट किया। अहमद शाह अब्दाली ने कई बार भारत के उत्तर पश्चिम के संपन्न नगरों और दिल्ली को लूटा।
मराठों ने दक्षिणी भारत, गुजरात व मालवा के सभी नगरों को लूटा, जिससे वहां के निवासियों ने उत्पीड़न का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। 18वीं सदी में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल होते हुए भी भारत अपनी संपन्नता को बनाए रख सका। भारतीय राज्यों की संपन्नता के कारण ही यूरोपीय जातियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के प्रयत्न किए। यद्यपि यूरोपीय जातियां भारत में सूती कपड़े की मांग करती रही, भारत में बने हुए समुद्री जहाज़ों को खरीदते थे, फिर इन्हें व्यापार संतुलन भारत में पक्ष में था। इसी सदी में समाज के विभिन्न वर्गों में व्यक्तियों के जीवन स्तर में भारी असमानताएं थीं। समाज का एक वर्ग पर्याप्त संपन्न था, इसी वर्ग में शासक, कुलीन, जागीरदार, उद्योगपति, व्यापारी आदि सम्मिलित थे। इसी वर्ग के व्यक्ति सभी सुविधाओं का उपभोग करते थे। दूसरा वर्ग निर्धन था, जो बहुसंख्यक वर्ग था। इस वर्ग में किसान, कृषक, मजदूर, औद्योगिक मजदूर, साधारण कारीगर आदि सम्मिलित थे। भारत की सभी वस्तुओं के उत्पादन का उत्तरदायित्व इसी वर्ग के व्यक्तियों पर था। वे इस उत्तरदायित्व की पूर्ति भी करते थे, परंतु वे इनके लाभों से वंचित रहते थे। इस वर्ग के व्यक्ति जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी बहुत कठिनाई से कर पाते थे। समाज के इन दो असमान वर्गों के विभाजन अन्यायपूर्ण और हानिकारक थे। यह भारतीय समाज की एकता बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा थी। निर्धन वर्ग जो अपने परिश्रम से सब कुछ बनाता था, लेकिन वह जीवन की सुविधाओं से वंचित था, इसलिए अंग्रेजों को यहाँ वफादार सैनिक मिल सके। इन्हीं भारतीय सैनिकों की सहायता से वे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर सके, और सामाजिक विषमताओं के कारण ही भारत अपनी रक्षा करने में असफल रहा। 18वीं सदी में भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से निस्संदेह गिरावट की स्थिति में था, परंतु समाज निर्धन और धनवान दो वर्गों में विभाजित था, और समय समय पर इनके द्वारा स्थापित की गई व्यवस्थाओं से भारतीय समाज में विघटन प्रारंभ हो चुका था।